वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ ट्यूटोरियल ज़ोन एंड आई एम शैला जबीन। तो आज हम सेकंड एपिसोड जो है वो तैयार कर रहे हैं फिडोवा की पीएचडी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो पीएचडी वालों चेक कर लो आप। इंटरनेशनल पीएचडी गाइड आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और पीएचडी प्रोग्राम कॉल्स एंड एडमिशंस, डॉक्टोरल प्रोग्राम, यूएनआई पीएचडी, इंटरनेशनल डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, फीस, ग्रांट्स एंड बेनिफिट्स, फाइनल एग्ज़ाम, सारे ऑप्शंस गिवन हैं। पीएचडी प्रोग्राम कॉल्स एंड एडमिशंस चेक करते हैं। जी, तो ये कॉल जो है वो प्रीवियस ईयर की है, मई से स्टार्ट हो रही है। आई थिंक इनकी जो नेक्स्ट कॉल है 2020 के, ये 2022 तक है। 2022 से 2023 तक की जो कॉल है वो अप्रैल में आई थिंक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इनरोलमेंट की इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस फॉर्म, अच्छा ये इससे ज़्यादा भी कॉल फॉर नेक्स्ट क्या था, कॉल फॉर एडमिशन पीएचडी कोर्सेज। ये भी प्रीवियस कॉल्स हैं, ठीक है। बट हम चेक कर लेते हैं प्रीवियस कॉल्स में भी। समटाइम क्या होता है कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है ना, कि बेसिकली किस तरह का जो है इनका एडमिशन प्रोसेस होता है। लेट्स चेक दिस। तो एडमिशन चेक करते हैं। एडमिशन प्रोसीजर इंटरनेशनल। Admission procedure for candidates in possession of a non-Italian degree. Important. 1. Scholarship. Chemical science is reserved for candidates that reside out of Italy and that are in possession of non-Italian degree. Admission follows the regular procedure. एक स्कॉलरशिप भाई रखी है इन्होंने पीएचडी वालों के लिए जो नॉन इटालियंस हैं। जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, तो जनरल प्रोसीजर चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये 2020 के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात आई है ना, ठीक है, अपलोड आपने क्या क्या करना होगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीवी चाहिए है। मैक्सिमम इसके कितने पॉइंट्स हैं, 40 पॉइंट्स हैं, साथ साथ बता भी रहे हैं, ठीक है। हल्का नहीं लेना सीवी को। 40 पॉइंट्स हैं। एमएससी थीसिस और ड्राफ्ट, इसके बाद जी ड्राफ्ट्स के 4 पॉइंट्स हैं। एमएससी थीसिस, आपका जो थीसिस होगा एमफिल का हो, एमफिल का ही होगा, ठीक है। या एमएस, एमएस या एमफिल जो है, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। हमारा जो थीसिस होता है वो एमएस का होता है या एमफिल का होता है, ठीक है। तो उसके कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, ओनली 4 पॉइंट्स, ओके। देन करिकुलम 23 पॉइंट्स एकेडमिक्स के हैं जी। पब्लिकेशन अगर आपकी है तो 1 पॉइंट है, यानी आपकी 10 पब्लिकेशंस भी है ना तो आपका 1 ही पॉइंट है। अदर, अदर में आपके पास है ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल जी। ये काम आपने जो अभी करना है, ठीक है। करिकुलम को आप तो चेंज नहीं कर सकते, अपना थीसिस भी चेंज नहीं कर सकते, सीवी को अच्छा सा बना सकते हो, ठीक है, प्रपोजल अच्छा बना सकते हो। एक आध पब्लिकेशन की भी कोशिश कर लें, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तब तक के लिए तो आप काफ़ी कर सकते हैं। एटलीस्ट एक तो पेपर पब्लिश हो सकता है, ठीक है। अप्रैल में कॉल ओपन हो तो आपके पास फिर भी कितना टाइम है। अभी तो चलें 1 माह है, लेकिन फिर डेडलाइन भी तो चेक करेंगे ना कि डेडलाइन क्या है। अप्रैल में तो कॉल ओपन हो रही है,
ओके, तो काम की बात की तरफ आते हैं। ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल हो गया। इसके बाद अप टू 2 रेफरेंस लेटर्स बाय इटालियन और फॉरेन हैं। रेफरेंस लेटर्स तो आपको अपने चाहिए होते हैं ना। अच्छा, उन्होंने अपने लिहाज से ये जनरल हैं, सॉरी सॉरी। ठीक है, आप इंटरनेशनल हैं, आपने रेफरेंस अपने ही सुपरवाइजर से लेने हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अवार्ड्स एंड प्राइजेस। आपके जो भी सुपरवाइज़र होंगे या को सुपरवाइज़र होंगे ना, वो आपको रेफरेंस लेटर्स बना के देंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि रेफरेंस लेटर अपलोड करने होते हैं मेल के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन आपने लिंक सेंड करना होता है अपने सुपरवाइज़र्स को। और दूसरा केस ये भी होता है कि आप उनसे लेटर्स जो हैं वो बनवाएं, और वो स्टैम्प्ड लेटर्स होते हैं और आप सील्ड फॉर्म में ही वो यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, आप उसे खोल के चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स की भी प्राइवेसी होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद बात होगी अवार्ड्स और प्राइजेस की। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, कोई मेडल मिला है, कोई प्राइज़ मिला है, कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर कोई जॉब करता है और उसे कोई सर्टिफिकेट मिलता है, अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट कोई मिलता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है इंटरव्यू। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आई थिंक इंटरव्यू के हैं। हाँ जी, 40 मार्क्स सीवी के थे, 60 पॉइंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के हैं। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द CDSM एडमिशन कमेटी यूजिंग द प्लेटफॉर्म जूम के थ्रू होगा जी इंटरव्यू, ठीक है। तो फेस टू फेस ही नहीं होगा। और आपने 60 पॉइंट्स लेने हैं, जो भी वो पूछेंगे, साइंटिफिक नॉलेज चेक करेंगे आपका। तो ओपन क्वेश्चंस और जनरल साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स डिवाइडेड पर एरिया, द क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल टॉपिक्स। जी, BSc या BS में जो आपने पढ़ा होगा, आपने जो MSc में पढ़ा होगा, आपने MPhil में जो पढ़ा होगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने MPhil किया है या आपने MS किया है, तो आपको अच्छी तरह से आइडिया है कि पहले आप जब डिपार्टमेंटल टेस्ट देते हो, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए नई बात नहीं है। तो द एरियाज आर corresponding to the modules of the written exam. What? The candidate selects one for discussion. The areas are corresponding to the module of the written exam curriculum. केमिकल साइंसेज, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, कोई एक इनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। करिकुलम फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। कोई एक एरिया जो है ना, आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए, आई थिंक रिटन एग्ज़ाम भी होगा। अच्छा, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट। ये कैसे चेक करोगे भाई। ये द कैंडिडेट विल डिस्कस द MSc थीसिस। अपने थीसिस को आपने डिस्कस करना है, मतलब एक किस्म का डिफेंस दोबारा से आपको देना है। एंड द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड विद द PhD एप्लीकेशन। द कैंडिडेट विल बी evaluated based on his her level of creative and critical thinking, the capacity to elaborate on research project development in a broad sense, and the impact of the expected results, ठीक है। प्रीवियस थीसिस को करना क्यों है, प्रपोजल को करना चाहिए ना, ये क्या बात है। आई थिंक ये फुल बता रहे हैं जी, एंड पे आपको ये करना होगा अपने PhD के एंड पे, और MSc साथ लिख रहे हैं। बेसिकली तो यही होता है कि आपको अपने प्रपोज़ल को ना डिफेंड करना होता है, या प्रपोज़ल को डिस्कस करना होता है कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसका ये फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और
यही, और ये कितने ड्यूरेशन में होगा, इस पे कितनी जो है वो अमाउंट जो है वो चाहिए होगी, कितनी अमाउंट जो है वो लगेगी इस काम को करने में। और बस इतना ही बताना होता है। द कैंडिडेट विल बी एवेलुएटेड ऑन मोटिवेशन लेटर भी लिखना होगा आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी कर लो, अपनी सीवी रेडी कर लो, ठीक है। मोटिवेशन लेटर और एसओपी जो हैं वो थोड़े मिलते जुलते ही हैं, सेम सेम ही है, आप जो भी बना लो उसी को मॉडिफाई कर लेना। लेकिन चेक करना पड़ता है, जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे चेक कर लेना कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वो किस लिहाज से चाह रहे हैं मोटिवेशन लेटर। होता है स्पेसिफिकेशन होती है, तो आपने क्योंकि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में हो, आप उसमें बायोकेमिस्ट्री में हो, ठीक है, तो आपने जनरल अगर बनाया है और आप अप्लाई कर रहे हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो आपको उसके लिहाज से अपना मोटिवेशन लेटर चेंज करना पड़ेगा ना। सोचें खुद भी। द कैंडिडेट विल बी evaluated on motivation and potential to achieve professional maturity। ये वैसे कह रहे हैं कि उस अगर बंदा मोटिवेटेड हमें लगा और हमें मेच्योर लगा और उसमें पोटेंशियल हुई तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोटिवेशन लेटर की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ चाहिए होता है, ठीक है। चाहिए होता है, यहाँ पे आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या अदर्स में भी मोटिवेशन लेटर जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मुझे चाहिए है भाई सीट, एडमिशन चाहिए है मुझे, पीएचडी करनी है, ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वो ना मैंने पहले तो आप लोगों को जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बताई थी, तो अभी ये पीएचडी गाइड है, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड करें, क्योंकि जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे लिए डेडलाइंस डिफरेंट होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए मैं सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा ये चेक किया कि इंटरनेशनल के लिए क्या ऑप्शंस हैं या क्या जो है वो प्रोसीजर है। सॉरी मेरा नेट आजकल बहुत स्लो जा रहा है, कंप्लेन तो की है मैंने, अब देखिए कब तक ठीक होता है। अच्छा, इसमें वीज़ा रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी बताई हुई हैं, टैक्स कोड क्या है, ठीक है। इक्विलेंस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये इक्विलेंस आप कहाँ से बनवाएंगे, ये बड़ा काम का आपका जो है वो पीडीएफ आ गया है, ठीक है। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, हाउ टू गेट टू पडुआ। सारी गाइडलाइंस है इसमें, एयरपोर्ट से कैसे आपने जाना है, ट्रेन से कैसे जाना है, यानी आपको वो उठा के ना घर से तो यूनिवर्सिटी पहुंचा रहे हैं इसमें, ठीक है जी। रेजिडेंस परमिट कैसे लेना है, हेल्थ केयर है, बैंक अकाउंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनशिप है, वेलकम मीटिंग, फैमिली रीयूनिफिकेशन एंड कोहयन। अच्छा, मुझे था इसमें ना डेडलाइंस वगैरह होंगी या कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन इसमें उन्होंने ओवरऑल हमें गाइड किया है, ठीक है। लेकिन अच्छा है, ये भी डाउनलोड कर लेना दोस्तों।